नमस्ते, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। मेरी और फरीदुन साहब की बातचीत, और ये वाली बातचीत और बातचीत से थोड़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होगी, मुझे लग रहा है। आईफा अबू धाबी में एक बहुत ही अद्भुत मंजर मैंने देखा। पंकज त्रिपाठी साहब को लूडो के लिए अवार्ड मिला, और जब ये स्टेज पर आए हैं और इनफैक्ट जब ये सीढ़ियाँ चढ़ भी रहे थे, तो जिस तरीके का स्टैंडिंग ओवेशन और जिस तरीके की तालियां बजी हैं, करीबन 3-4-5 मिनट तक तालियां बजती रहीं। और जब तक पंकज भाई ने बोलना नहीं शुरू किया, अगर वो बोलते नहीं तो शायद तालियां और बजती रहती। एंड जिस तरीके का इनको मोहब्बत मिली है आईफा अबू धाबी में, तो इस तरीके का रिस्पांस अपने करियर में मैंने बहुत ही रेयरली मैंने देखा है किसी भी स्टार के लिए। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। जी जी, शुक्रिया एंड फरीदुन। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन जब ये जिस तरीके का आपको मोहब्बत मिली है। एंड बड़े से बड़े स्टार्स वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसा रिस्पांस आपको मिला है, ये एक बहुत ही अद्भुत रिस्पांस था। जी, कैसा आपका आपका मतलब कैसा एक फर्स्ट थॉट क्या थे आपके जब वहाँ पर आप पहुँचे हैं? अद्भुत क्षण था। पहले तो मैं ये बता दूं कि आप वहाँ गवाह थे और आपने दूसरे दिन ये बात अपने पेज पे लिख दिया जी था। मुझे किसी ने भेजा जी कि, और वो लिखा था वो और उसकी वजह से वो खबर हिंदुस्तान के हर मीडिया हाउस तक पहुंच गई। नहीं, पहुँचना चाहिए। तो लोग जान गए। मैं बड़ा, मेरे लिए अब इसमें मतलब ना भूलने वाला क्षण था। इनफैक्ट मैं पहुंचा और लोग चुप नहीं हो रहे हैं और मैं सिर्फ हाथ जोड़े खड़ा हूं। और इंस्टेंट तो नहीं, उतरने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये प्रेम, इस तरीके का अप्रिसिएशन, ये तो बड़ा अद्भुत था। वो भी अबू धाबी की धरती पे, जहाँ अबू धाबी यूएई के लोग हैं ज़्यादातर। और ये इस स्तर पे मैं क्या जुड़ा हुआ हूँ इन दर्शकों से। तो मैं वहाँ भी, इसीलिए मैं उस दिन वहीं बोला कि मैं स्पीच क्या दूँ, आपकी तालियों ने मेरी स्पीच पूरी कर दी है। वही मेरी स्पीच थी जो आपने दे दिया मेरे बिहाफ पे। क्योंकि उसके बाद क्या बोलना मुझे ठीक से याद नहीं। मैं इनफैक्ट प्रोड्यूसर टी सीरीज़ को, अनुराग दादा को, सबको ढंग से थैंक्स भी नहीं बोल पाया। अपनी स्पीच तो छोड़ो, पत्नी मेरी बैठी थी, मैं उनका भी नाम नहीं लिया। रात मुझे याद है, मैंने बोला कि तुम्हें तो बुरा नहीं लगा, तुम और बच्ची बैठी थी, मैंने तुम लोगों को एक्नॉलेज ही नहीं किया। क्योंकि वो ऐसा मेरे लिए भावपूर्ण क्षण था कि मैं सब कुछ भूल चुका था और मुझे याद ही नहीं रहा मैं किसको, मैं सिर्फ दर्शकों को थैंक्स किया कि आपका प्रेम हो गई मेरी स्पीच। तो बड़ा अद्भुत था वो क्षण। और आप वहाँ थे, गवाह थे, आपने बात कही। और तो बट ये कहीं ना कहीं वो दर्शकों तक ने एक अभिनेता का कहानियों के थ्रू, उसके किरदारों के थ्रू एक कनेक्ट पहुंचता है। और मैं कहता हूं कि ये जो कैमरा है ना, मिड शॉट, ये सिर्फ चेहरे का क्लोजअप नहीं, आत्मा का भी थोड़ा क्लोजअप होता है। क्या बात। आपका व्यक्तित्व भी दिखता है आपके अभिनय में या आपकी बातों में। और आज डिजिटल युग में जब बहुत आसान है बातों को पहुंचना, उस मोमेंट को मेरे को कल किसी ने भेजा, कैप्चर किया है किसी महिला ने, और वो पाकिस्तान के किसी सोशल मीडिया पेज पे उसके मिलियंस व्यू हैं। कहीं मोबाइल वगैरह में रिकॉर्ड की होंगी, मुझे कोई दिखाया। तो वो अभिनेता का आचरण, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कला दर्शक तक किस हद तक पहुंचती है और कैसा इम्पैक्ट डालती है, इसका अनुमान मुझे उस दिन लगा। नो डेफिनेटली। एंड आई थिंक बहुत सी नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ मौजूद थे। और मैंने देखा था जब जब मैं आपसे बात कर रहा था ग्रीन कार्पेट पे, तो किस तरीके से और मुल्कों के मीडिया वहाँ पर एकदम कि हम आप क्या कहना चाहते हैं, एंड यू रिस्पॉन्डेड। और कमाल की बात ये थी कि आपने ये कहा कि दैट ये मुझे अवार्ड लूडो के लिए मिला है कि 83 के लिए मिला है, बिकॉज यू आर सो ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड था कि मुझे याद नहीं रखा कि कृति सेनन ने अनाउंस की कि लूडो बोली है। तो मैं, मुझे 2 में नॉमिनेशन था, तो मैं ब्लैंक था कि किस में मिला है मुझे। तो मैं ओवरवेल्म्ड था, सुनाई नहीं दिया मुझे किसके लिए मिला। वो मतलब वो शोर भी ऐसा था कि सुनाई ना दे ठीक से आपको। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आई थिंक वो मंजर जो है, मेरे ख्याल से वो क्लिप, आई जेन्युइनली होप कि दैट वो आईफा क्लिप वो जारी करे। एंड वो देखना चाहिए लोगों को पूरा। वो आई थिंक पैन करके देखना चाहिए कि दैट किस तरीके की रिस्पॉन्स था। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का आपको अवार्ड मिला। और बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि दैट अगर पंकज त्रिपाठी अगर लूडो में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे, तो फिर हीरो कौन था? तो आपको लगता है कि ये जो कैटेगरीज हैं, थोड़ा सा एट टाइम्स उनमें भी कुछ मेरे ख्याल रिवीजन करने की ज़रूरत है? सर, समारोह आयोजक, जूरी या जनता या वोटिंग जो भी करे, एक पब्लिक
सब कर लेती है कि वो श्रेणी एक अलग ही होता है, जो जनता से कनेक्ट का श्रेणी है ना, ये तो नाम है कि बेस्ट एक्टर हो या सपोर्टिंग एक्टर हो, सम्मान होता है, कोई भी हो वो इतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए। पर हम कनेक्ट कर गए जनता से, सम्मान ना भी मिलता सम्मान ना, तो भी आपकी परफॉर्मेंस लोगों तक पहुंच रही है और लोग जुड़ रहे हैं, तो वो अपने आप में सम्मान है, वो एक अनसीड सा सम्मान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कभी भी आपने किसी तरीके का पीआर करना या फिर कोई भी आपने कभी नहीं किया, ये आई थिंक आपके काम की खुशबू है जो कि लोगों तक पहुंच रही है। पंकज भाई, अगर आपको जैसे याद हो पैंडेमिक में स्पेशली जूम कॉल्स पे काफ़ी हम लोग के जो डिस्कशंस रहे, मैंने आपको जब भी इंट्रोड्यूस किया था मैंने आपको सुपरस्टार कह के इंट्रोड्यूस किया। हाँ, अरे बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली मुझे था कि यार ये ये कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप्स हमारे वहाँ इंडस्ट्री में है कि ये ये हीरो है, ये इस तरीके से मतलब सपोर्टिंग एक्टर हैं या फिर ये चेंज हो चुका है। जी, मुझे इनफैक्ट फरीदुन भाई कई बार ना लोग रिव्यूज़ में या बातों में कैरेक्टर एक्टर बोलते थे, कैरेक्टर एक्टर, तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था कि कैरेक्टर एक्टर क्या होता है। हीरो भी फिल्म में एक कैरेक्टर निभा रहा होता है, हमने एक वो स्टूडियोटाइप बना रखा है कि वो कैरेक्टर एक्टर हैं। ये पहले भी रहे हैं, आप पहले के ज़माने में जाके देखो अभिनेता जी, बलराज साहनी साहब, कन्हैया लाल जी, मोतीलाल जी, बहुत सारे अभिनेता ऐसे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा, लेकिन अब ठीक है, वो हमारी ऑडियंस भी इवॉल्व हो रही है, डिजिटल युग है, आज के मॉडर्न बच्चे हैं, आप उनको पीआर मशीनरी के थ्रू आप बहुत प्रभावित नहीं कर सकते हो। मैं पहले भी बोलता था कि मैं पीआर करके और अखबारों में छप के चर्चित हो सकता हूँ, यादगार मैं अपने काम से होऊंगा। और वाइफा का क्षण वो यादगार क्षण था, वो सिर्फ चर्चा की वजह से नहीं था। तो हमेशा किसी भी आर्टिस्ट के लिए मैं स्वयं मानता हूँ और मुझे लगता है कि काम पे फोकस करो, वही यादगार बनाएगा। क्या बात है, क्या बहुत बाकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग्स कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो हमें यादगार नहीं बना सकती है। चर्चित भले बना दे, चर्चित और यादगार दो शब्द हैं, इनमें दोनों में एक माकूल अंतर है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और मैं आपको एक बात ये भी शेयर करना चाह रहा था पंकज भाई, आप स्टेज पर थे, लाइट्स आपके ऊपर थी, शायद आपने बहुत से वो मंजर देखा नहीं, बिकॉज मैं तो ऑडियंस में था, हमारा तो काम ही यही है कि चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, ऑब्जर्व करना। और मैं देख रहा था कि मेरे पास में जिस तरीके से लोग मतलब खड़े होकर जिस शिद्दत से ताली बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे, अब वो एक था कुछ, मतलब मैं अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे गूस बम्स मेरे आ रहे हैं, बिकॉज भाई वो एक ऐसा, बिकॉज मैंने बहुत से मंजर देखे हैं, मैंने बहुत से शोज कवर करे हैं, दुनिया भर में मैंने स्टेज शोज कवर करे, मैंने देखा है क्राउड का रिस्पॉन्स, वो जो मोमेंट था वो कुछ अलग था। क्योंकि वो सम्मान और वो जीत केवल पंकज त्रिपाठी की नहीं थी, वो ऑडिटोरियम में बैठे उस 15-20 हजार लोगों की थी। मैं भले अपनी अकेले की जर्नी कर रहा हूं और था, बट हम एक मुश्किल जर्नी करते हैं ना, तो न चाहते हुए फुटप्रिंट छूटता है पीछे। एक लेस ट्रेवल रोड या अनएक्सप्लोर्ड रोड पे कोई चढ़ाई करता है, माउंटेन पे या सड़क पे जंगल के थ्रू जाता है ना, तो वो कुछ ना कुछ एक फुटमार्क छोड़ता है जी। जो शायद किसी और यात्री के काम आए जब उस राह पे कोई और आए। तो वो जीत मेरी नहीं थी, वो जीत उन सारे लोगों की थी, वो जीत उस फुटप्रिंट की थी जो मेरी यात्रा के बहाने छूट रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कमाल की आपने बात की। पंकज भाई, हम लोग शेरदिल पे आ रहे हैं। हाँ, शेरदिल पे हम लोग आ रहे हैं। आई थिंक कमाल का प्रोमो है, लव्ड इट एब्सोल्युटली। एंड वो भी आई थिंक वो विक्ट्री है कि कहानी और किरदार जो है वो अपने आप में इतना अपीलिंग लग सकता है कि आदमी देखना चाहे कि पिक्चर किस तरीके। विल कम टू दैट शॉर्टली। अभी एक बहुत ही दिलचस्प और एक और भी बहुत दिलचस्प बात हो रही है पंकज भाई, कि आपको बहुत अच्छा आपको पैसा भी आपको मिल रहा है, अपने आप से सामने से आपको ऑफर हो रहा है। हमने ये भी देखा है पास्ट में कि जब कोई एक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है और वो फिर बहुत सारे मतलब वो बिजी हो जाते हैं, बहुत काम करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं एक फटीग फैक्टर उनके काम में दिखने लगता है और वो रिपीटेटिव से थोड़े से वो होने लगते हैं, बिकॉज इट्स समथिंग जो कि आप ब्लेम भी नहीं कर सकते किसी को। माशाल्लाह से आपके काम में वो फटीग फैक्टर कहीं नहीं नज़र आ रहा है, एटलीस्ट अब तक, विच इज आई थिंक अ ग्रेट न्यूज़। वो आप कैसे मैनेज करें? एंड यू टोल्ड मी इन द पास्ट कि आप कितना आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता है। बहुत हेक्टिक, मतलब अभी 6 दिन लगातार शूट करके आज 7th डे मैं प्रमोशन में बैठा हूँ, कल से वापस 4 दिन नॉन स्टॉप है। वो उसके लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है कि मेरे जीवन के, हम इंसान हैं, शूटिंग शेड्यूल आमतौर पे 12 घंटे की होती है। शूटिंग एक ऐसा लौता काम है जहाँ मेंटल, फिजिकल और इमोशनल भी थकान होती है,
क्योंकि हमें बेवजह ही इमोट करना है, हमारी ज़िंदगी के इमोशंस नहीं है हंसना, रोना, गाना, गुस्सा करना, कोई भी इमोशंस। तो हम इमोशनली भी थकते हैं, और सबसे ज़्यादा ड्रेनिंग होता है एक्टर का इमोशनली थकना, क्योंकि इमोशनली परफॉर्म तो कर रहे हैं ना दिन भर, उसके लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। मैं इसी कारण से आप मुझे सोशल गैदरिंग में नहीं देखेंगे बॉम्बे में। पैकअप हुआ, मैं नींद लेना चाहता हूँ कि मेरे को 7 घंटे नींद मिल जाए, घर भागो, अब रहता भी दूर हूँ मैं मड में। तो उसके पीछे कांस्टेंट प्रयास है, और सच पूछें बताऊं, मैं भले काम में ना दिखता हो, जीवन में वो फटीग मेरे आ चुका था कुछ दिनों पहले तक, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत है। अब मैं फुकरे ख़त्म करके और मैं कम से कम 20 दिन का ब्रेक लूँगा, और मैंने तय किया है कि अब आगे आने वाले काम में, क्योंकि एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ, अभिनेता हूँ, रिपीटेटिव होना भी सामान्य है, ऑब्वियस बात है। मैं अपनी नाक की छोटी बड़ी नहीं कर सकता हूँ, यही चेहरा रहेगा। थोड़ा दाढ़ी हट जाए, दाढ़ी बढ़ जाए, कुछ मेकअप गेटअप से थोड़ी बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो मैंने थोड़ा कम काम करने का सोचा है, देखूंगा कम काम करके कि वो बोरियत तो उसमें भी ना लगने लगे, इसी की आदत हो गई है। प्लस मैं कुछ और बोलने वाला था जो भूल चुका हूँ मैं, तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ शब्द कि क्या बोलने वाला था। That's absolutely fine. Now, शेरदिल का जब प्रोमो जब मैंने देखा, तो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि दैट ये जो मनोरंजन की जो परिभाषा है, वो जिस तेज़ी से वो तब्दील हो रही है, आई फाइंड दैट फैसिनेटिंग। कि अब इसके अंदर वो मोमेंट्स हैं जब वो नीरज का भी कहते हैं कि मैं पोचर हूँ, और आप कहते हैं कि हाँ पोचर, मतलब मुझे आई कैन इमेजिन कि थिएटर में लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको। इट्स फनी। वो इम्प्रोवाइज डायलॉग था कि अच्छा पोचर। मैंने सृजिता को बोला कि अरे ये पोचर बोल रहा है, और ये गांव का आदमी पोचर क्या समझेगा। करेक्ट। पोचर मतलब हिंदी में एक शब्द है पोच पाच के रखना, अरे पोच लो उसको, मतलब बहला फुसला के। तो मैंने बोला इस पोचर से अपना इंटरप्रिटेशन इसने बना लिया कि अच्छा सरकार ने आदमी रख दिया कि जानवरों को पोच पाच के भीतर रखो, क्योंकि उस आदमी की एक इनोसेंस है। शेरदिल में गंगाराम पावरलेस आदमी है। प्रीमाइस ये है कि एक व्यक्ति जंगल में बाघ से मरने गया है, एक व्यक्ति जंगल में बाघ को मारने आया है। एक को शिकार होना है और दूसरे को शिकार करना है। क्या बात है। जंगल की कुछ रातें, कुछ दिन, और दोनों में क्या बदलाव होते हैं और कौन किसका शिकार करता है और क्या होता है, यही कहानी है। तो प्रीमाइस अपने आप में बड़ा, और इसमें मनोरंजन के एलिमेंट बहुत हैं। वो दिख रहा है, ब्लैक कॉमेडी, सटायर, जितना प्रोमो में हमने कमिट किया है उससे ज़्यादा ह्यूमर फिल्म में है, उससे बहुत ज़्यादा ह्यूमर है। क्योंकि मेरे पास मौका था गंगाराम के बहाने की गांव का किरदार है, तो एक मासूमियत ला दूं इंसान उस व्यक्ति की। तो गंगाराम का एक बहुत ही अद्भुत ह्यूमर है, इनोसेंस है, मासूमियत है, अपने हिसाब से वो चीज़ों को देखता है। प्लस उसके लिए भी जंगल नया है। तो ये कहानी है आदमी जानवर जंगल के रिश्ते की, जो हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि हमें पीढ़ियों तक हमारी बहुत सारी जनरेशन आएंगी और उनको भी साफ हवा, पानी, जंगल, जानवर चाहिए सरवाइव करने के लिए। कोविड काल ने 2 सालों में हमें बता दिया है कि भाई नेचर बहुत पावरफुल है, और प्लीज़ आप सिर्फ, ठीक है ग्रोथ डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें को एग्जिस्टेंस करना पड़ेगा जानवरों के साथ, कि हम जानवर, जंगल, आदमी और पौधों का रिश्ता बना रहे। ये उस टेक को बड़े एंटरटेनिंग तरीके से शेरदिल कहती है, और मनोरंजन के कोटिंग के थ्रू एक हम मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है प्रीची होना, मतलब आसान है प्रीची होना। कोई सिनेमा हॉल में ज्ञान सुनने क्यों आएगा? क्या बात है। या OTT पे भी ज्ञान सुनने क्यों जाएगा? उसके लिए ज्ञान वाले चैनल्स हैं ना। क्या बात है। तो एक इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले के तहत सृजित मुखर्जी रिनाउंड डायरेक्टर हैं बंगाल के, कमर्शियली भी और क्रिटिकली भी 4-5 नेशनल अवार्ड मिला है। ऑफ कोर्स। तो वहीं हमने इस फिल्म के थ्रू अटेम्प्ट किया है वो मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। डेफिनेटली। एंड पंकज भाई, जो आपकी जर्नी है, अगर जब उसको हम देखते हैं, तो मुझे एक बहुत आई थिंक कमाल की एक जो पहलू नज़र आ रहा है वो आपके पूरे जर्नी में, वो ये आ रहा है कि दैट यू आर एन एक्टर जो इस चीज़ को समझते हैं कि यार अल्टीमेटली कहानी हीरो है, खुद हीरो, मतलब अपने को हीरो प्रोजेक्शन करने के लिए को लोगों को बोलो कि साहब कि हमें एक्सेप्ट करो कि हम हीरो हैं। उससे कहीं बेहतर ये है कि कहानी को पहले हीरो बनाओ और उसमें आप अपना जो पार्ट है उसको शिद्दत से निभा दीजिए, एंड आपको फिर इज्जत मिलेगी। दैट इज समथिंग जो कि आप कंसिस्टेंटली आप बहुत अच्छे तरीके से करें। तो कहानी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति से बड़ी कहानी होती है, किसी भी अभिनेता से बड़ा किरदार होता है, कैरेक्टर। मैं कालीन भैया से बहुत छोटा हूँ, मैं गंगाराम से बहुत छोटा आदमी हूँ जी। गंगाराम जिस किस्म की सेक्रीफाइस इस कहानी में कर रहा है, मैं शायद जिंदगी में ना कर पाऊँ। अपने गांव के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए जान देना आसान बात नहीं है।
हम मान सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहानियाँ और चरित्र, किरदार, कैरेक्टर्स हमेशा अभिनेता से बड़े होते हैं और वो हमें बड़े बनाते हैं। हम भूल जाते हैं, हमें लगता है हम इनको बड़ा बना रहे हैं, नहीं, एग्जैक्टली। वो किरदार, वो कैरेक्टर्स हमें बड़े बनाते क्या हैं। बात है। उस आईफा के ऑडिटोरियम में, अबू धाबी में, वो प्रेम जो था उन किरदारों का था। चूंकि उन किरदारों को इस व्यक्ति ने किया है तो श्रेय मिल गया मुझे। वो ट्रांसफॉर्म होके, उसमें कालीन भैया थे, उसमें गुंजन सक्सेना के अनूप सक्सेना थे, उसमें सत्तू भैया थे, उसमें पीआर मान सिंह थे, उसमें कागज के भरत लाल थे, माधव मिश्रा थे। वो हमेशा मैं मानता हूँ कि कहानी फिल्म मीडियम में सबसे बड़ी चीज़ है, वो कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। अभिनेता हम छोटे हैं, हम इल्यूजन में आ जाते हैं, हमें लगता है हमारा पावर है, हमें देखने भीड़ इकट्ठी हो गई, हम पावरलेस लोग हैं। क्या बात है, वो भ्रम है पावर होना। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग, फैसिनेटिंग। एंड जैसे अगर हम शेरदिल की बात करें तो प्रोमो में जो आपका श्योनी का नाम प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो इस इंटरव्यू में घुस के मुझे पकड़ लेंगे। जो आपको वो मोमेंट है कि आप कहते हैं कि ये 200 बच्चे सब मेरे हैं, और वो द वे शी रिएक्ट, वो जो एक मोमेंट है, आई थिंक वो अपने आप में इतना इंटरटेनिंग है जी। कि वो आई थिंक बगैर कुछ कहे बहुत कुछ आप कह जाते हैं। व्हेन यू वर्किंग विद सच फाइन एक्टर, नीरज काबी एंड श्योनी, आपको मज़ा आता है आदान प्रदान में? बहुत मज़ा आता है। ये दुखद है, सयानी और नीरज सर दोनों अभी हिंदुस्तान के बाहर हैं, लंदन में हैं, वरना वो भी साथ होते। जी। वो मौजूद नहीं है अभी। तो और नीरज सर, सयानी ब्रिलियंट एक्टर हैं दोनों। नीरज जी तो खैर टीचर भी हैं। हमारी उनसे जंगल में बैठ के जब शॉट प्रिपेयर्ड होते थे, तो मैं और नीरज का भी कहीं फॉरेस्ट में पेड़ के नीचे बैठ के, और हम अभिनय और आर्ट की और उनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर टीचर रहे हैं, पढ़ाते हैं, तो मैं सुनता था। तो उस आदमी के पास जितना एक्टिंग की, डांस की, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में नॉलेज है, जानकारी है, जितना उन्होंने पढ़ा है, वो अपने आप में कमाल है। उनकी बातें अभिनय के ऊपर जो जहाँ भी पढ़ना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। मैं खूब सुना, सीखा, तो मज़ा आता है जब ब्रिलियंट एक्टिंग जो है ना, रेसलिंग नहीं है, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ेगा। क्या बात है। एक्टिंग वो खेल है जिसमें दोनों पहलवान मिल के कॉन्टेंट को, उस कहानी को डिलीवर करेंगे दर्शकों तक। क्या बात है। तो हमारी ड्यूटी है कि उस गिवन सिचुएशन में जो कंटेंट है, जो कथानक है, जो इमोशंस है, उसको मिल के और सही तरीके से डिलीवर कर दें। तो इसलिए मैं किसी फिल्म में आप देखेंगे तो मैं ये नहीं होता कि इस एक्टर ने उस एक्टर को खा गया, नहीं। हमारा काम खाना नहीं है, हमारा काम बैडमिंटन का वो खेल है जो एक मैंने दी, पलट के उसने गेम बना के दी, मैं वापस गेम बना। हम किसी को हराते नहीं, रैली करना। अभिनय वो खेल है जिसमें किसी को हराना नहीं है, साथ खेल को सुंदर बनाना है ताकि दर्शकों को मजा आए और वो इमोशन और वो मैसेज पहुंच जाए जो राइटर कहना चाहता है, डायरेक्टर कहना चाहता है। राइट, दैट्स अमेजिंग। एंड पंकज भाई, आपने जो बैलेंस जिस तरीके से आपने स्ट्राइक कर रहे हैं आप, चाहे वो फिल्म्स हो या फिर OTT हो, आई थिंक इट्स रियली वर्किंग ब्यूटीफुली फॉर यू। जिस तरीके से आपका अप्रोच, आई थिंक ये एक लंबे समय तक मतलब ये चीज़ रहने वाली है। तो ये जो सारा कंटेंट का जो कंजम्पशन जिस तरीके से बहुत तेज़ी से जो बदल रहा है, और आज के टाइम पे बड़ी बड़ी फिल्में भी बहुत हिट हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम हम रियलाइज़ करते हैं कि दैट बहुत सी वो फिल्में जो हैं वो वाइडर लोग जब उसको देखते हैं जब वो OTT पे आती है। तो ये अभी भी हमें बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये कि जो सिनेमा हॉल्स में जाके पब्लिक जो देखने वाली है वो बहुत लिमिटेड है इंडिया में। सैटेलाइट और OTT पे देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक जो कंटेंट कंजम्पशन में जो एक तब्दीली आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दोस्त, उसमें ना आसान है, OTT में किसी भी व्यक्ति के लिए देखना आसान है। वो अकेले का व्यूइंग कहीं भी कर सकता है, इंटरनेट चाहिए उसके पास और एक सब्सक्रिप्शन चाहिए गिवन प्लेटफॉर्म का, OTT का। तो वहाँ रीच आसान है और वहाँ से एग्जिट करना भी उतना ही आसान है, क्योंकि वहाँ लॉगिन करना आसान है, लॉग आउट भी कर दो, एक बटन आपके हाथ में है। थिएटर तक चल के आना पड़ता है लोगों को, प्लस क्या वो गिवन सिनेमा आपके नज़दीकी थिएटर तक पहुँच रही है या नहीं, प्लस उसके कंटेंट ने, कहानी ने, ट्रेलर ने, प्रोमो ने आपको एक्साइट किया या नहीं, प्लस उसकी मार्केटिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी कैसी हुई है। तो बहुत फैक्टर हैं थिएट्रिकल में। एक्सपीरियंस अलग है। थिएटर में आप कम्युनिटी व्यूइंग करते हैं, 250 लोग एक अंधेरे कमरे में देख रहे हैं, जहाँ पे हायरार्की टूट रही है। कंपनी का मालिक पिछली लाइन में, कंपनी का वर्कर अगली लाइन में हो सकता है बैठा हो। क्या बात है। OTT में कंपनी का मालिक और कंपनी का वर्कर साथ नहीं बैठेंगे, दोनों अपने अपने घर में देख लेंगे, अपने अपने स्पेस में देख लेंगे। तो कम्युनिटी व्यूइंग
एक एक्सपीरियंस है जहाँ समूह में हंसते हैं, समूह में रोते हैं, समूह में, ग्रुप में आप एक्सपीरियंस करते हैं पर्दे पे चल रही घटना को और उसका इम्पैक्ट आप पे होता है। इसीलिए मैं थिएटर में, ब्रेख्त एक नाटककार थे वेस्ट के, ऑफ कोर्स, वो अपने नाटकों में ना अपने 5 एक्टर को जो उस प्ले में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बोलते थे ऑडिटोरियम में बैठ जाओ अलग अलग 5 कोनों में, और कॉमेडी सीन आएगा तो तुम लोग हंसना शुरू कर देना। अपने 5-6 एक्टर, हंसी एक वायरल डिजीज है, तो आपके पास में 2 लोग हंसना शुरू करेंगे तो आप मुस्कुराने लगोगे और थोड़ी देर बाद हंसने लगोगे। समूह में ना औसत कॉमेडी भी हिट हो जाएगी। क्या बात है। लेकिन अकेले में औसत कॉमेडी को हिट कराना मुश्किल है। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी, क्योंकि ग्रुप इमोशन अलग खेल होता है। तो खैर, आपका सवाल क्या था और मैं कहाँ चला गया उसके लिए माफी चाहूंगा। बट मैंने आपसे, आपने जो बताया कि 5 लोगों को ऑडियंस में, ब्रेख्त ऐसा करते थे। नहीं, मैंने इनफैक्ट एक बहुत प्रोमिनेंट डायरेक्टर है, तो उनके इवेंट में एक बार मैं थोड़ा पहले पहुंच गया था और मैंने देखा कि वो सिमिलर चीज कर रहे हैं। तो वो ब्रेख्त को पढ़े होंगे। उन्होंने ऑडियंस, अपने लोगों को बोला हुआ था कि यहाँ पर ताली देना शुरू करना है, यहाँ पर ऐसे, और जब वो एक्चुअल इवेंट हुआ तो वैसा ही हुआ और पब्लिक का रिस्पांस भी कुछ हद तक वैसे ही था। तो वो वाकई भी अच्छे, आई थिंक जो आपने बताया, दैट समथिंग दैट आई थिंक वो प्रैक्टिकल भी वो होता है। ओके, एंड नाउ अभी जिस तरीके से आपके शोज़ की आपकी जो आई थिंक चर्चा है और एक्सपेक्टेशंस है, मिर्ज़ापुर 3 अभी लॉन्च हुआ है, क्रिमिनल जस्टिस 3 का टीज़र अभी आया है, एंड उसमें आपको उसमें मतलब हम देख सकते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी है। तो दोनों अगर सीरियल्स के बारे में बात करें, बोथ द शोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत कामयाब शोज अपने अपने प्लेटफॉर्म के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शोज में है। एक शॉर्ट फिल्म का टीज़र भी आ जाया है, लाली। वो शॉर्ट फिल्म है, एक यंग फिल्म मेकर्स की दूसरी शॉर्ट फिल्म है। 3 कोलकाता की महिलाओं ने उसको ये किया है, प्रोड्यूस किया है। तो मैं चाहता हूँ ना कि एक शॉर्ट फिल्म भी हो, एक मीनिंगफुल फिल्म हो, साथ में एक बड़ी कमर्शियल मास वाली फिल्म भी करूँ। तो लकीली ये मौके मिल रहे हैं कि मैं हर किस्म के कंटेंट में मौजूद हूँ। उतने ही आजकल विज्ञापन फिल्में भी कर रहा हूँ जी। तो हालांकि वो फिल्म नहीं है, उसमें हम प्रोडक्ट कोई ना कोई बेच रहे होते हैं। तो बट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बड़ी फिल्में करता हूँ जी, ये क्या है। मैं हर किस्म के कहानियों का हिस्सा बनूँ, और वो हो रहा है लकीली। पंकज जी, ह्यूमिलिटी का क्या दखल है आपकी ज़िंदगी में? बहुत दखल है। डाउन टू अर्थ होना उसका, क्योंकि पेड़ का जड़ अगर टूट गया तो पेड़ सूख जाएंगे। क्या बात। हम इंसान के जड़ नहीं होते हैं, क्योंकि हम पैदल चल रहे होते हैं, वॉक करते हैं, तो जड़ तो है नहीं। क्या बात। लेकिन हमारी जड़ें अदृश्य हैं और वो बहुत डीप डाउन है। वो दिखती नहीं है लेकिन बहुत हैं। उसमें 11 जनरेशन है, 100 जनरेशन है, 1000 जनरेशन है उसमें। तो इंसान को, मुझे लगता है, ये मेरा सोच है और ये पढ़ते लिखते हुआ है, ऐसा नहीं है कि बचपन से ऐसा था। मैं इवॉल्व होने को तैयार रहता हूँ, मैं सुनता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। तो मेरा वही है कि मैं जिस दिन डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा तो मुश्किल है मेरे लिए। मैं रूट्स से कायम हूँ, क्योंकि बाबा ज़िंदगी कहाँ जाओगे, दुनिया में सब हासिल कर लोगे और आपका कहीं रूट ही नहीं है, तो फिर हम भले अपार्टमेंट के किसी फ्लोर पे रहते हों, और हमारा रूट कहीं ना कहीं है और वो अदृश्य है, दिखता नहीं है। तो मैं उस इनविजिबल रूट को भी ना जितना संभव हो संभाल के रखता हूँ। क्या बात है। और आप रूट्स की अगर बात करें तो आप अपने गांव जाना पसंद करते हैं, और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता है, एंड यू लाइक दैट वेरी मच एज वेल। सो वो गांव जाना क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? माँ बाबू जी रहते हैं वहाँ पे, मैं पैदा हुआ हूँ, 15 साल 20 साल गुजरे हैं। मेरी सारी यादें, मैंने ऑलमोस्ट चलना, गिरना, तैरना, नाड़ा बांधना, टी शर्ट कैसे पहना जाता है कि बायां हाथ में ही आए, और सर इसमें, सब उसी गांव में सीखा है, उसी आंगन में सीखा है। तालाब में नहाते? तालाब में, हाँ। कुआं मेरे घर के पास है, उस कुआं को हम रिवाइव कर रहे हैं वापस। वाह। जो मेरे दरवाजे पे ही है। तो चूँकि सब वहीं सीखा है, तो वहाँ से कुछ कनेक्शन है। मैं वहाँ जाता हूँ तो जैसे इलेक्ट्रिक बैटरी ड्रेन होती है तो पावर स्टेशन में जाती है ना, मेरा पावर स्टेशन बेलसण है मेरा गाँव। क्या बात है। तो मैं जाता हूँ वहाँ, 4 दिन में रिचार्ज हो जाता हूँ। उन सब पुराने दोस्त यारों से मिलता हूँ, अपने सारे खेत देखता हूँ। मेरे खेत हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, तो अब उन आम महुआ के पेड़ों से भी लगाव है मुझे। तो वो नेचर का, पेड़ का लगाव इस शेरदिल में दिखेगा। तो इसीलिए जाता हूँ माँ बाबू जी से, गाँव से, घर से, उन हवाओं से मिलने।
जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा 99% 0.9% है, जिनमें वहाँ मेरे गांव में किसी घर में एसी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का वहाँ मतलब मौजूदगी ना के बरोबर है ऑलमोस्ट अभी भी। मेरे घर में टीवी 6 महीना पहले लगा है, वो भी एक हाउस हेल्प है जो माँ बाबू जी के साथ रहती हैं, उसके मनोरंजन के लिए लगा है, क्योंकि वो दूसरे घर जा रही थी टीवी देखने, तो बोला अच्छा नहीं यहीं लगा दो। तो क्या आप अभी मनीषा के लिए? तो आप क्या छतों पे सोना है कुछ पसंद करते हैं? आप छत पे खुले में सोना छत पे नहीं, हमारे घर के बाहर नीम का पेड़ था, वहाँ सोते थे हम लोग। ये अप्रैल मई के महीने में नीम के फूल गिरते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो वो बहुत माइल्ड खुशबू होती है नीम के फूल की, पूछिए मत। तो मैं वो अभिनेता हूँ जो नीम, महुआ, इन सब के फूल का अनुभव किया है। हरसिंगार, अपराजिता, चमेली, बेली, उड़हुल। तो अब हम वहाँ पेड़ के नीचे सोते थे, जो अब पेड़ नहीं है, दूसरा पेड़ लग रहा है, 1-2 साल में हो जाएगा, वो पुराना हो गया था, गिर गया। हर पेड़ की आयु होती है, हर पौधे की एक आयु होती है, हर व्यक्ति की, क्रिएटिव व्यक्ति की भी एक आयु होती है। तो और इन सब ये चीज़ें मुझे, आपने बोला ह्यूमिलिटी की तरफ बोलते हुए, कहाँ कहाँ क्या अचीव करना, कहाँ जाना है। तो इसके पीछे आई थिंक रीडिंग, अध्यात्म, थोड़ा पढ़ाई लिखाई। कबीर का गाना है, शेर दिल में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, खोजी होवे एक पल में मिल जाए। खोजो तो सही, ईश्वर तो हमारे पास ही है, इधर ही है। आप वाणी में कितनी सत्यता लाते हो, कितनी ट्रांसपेरेंसी रखते हो, इधर भी तो ईश्वर है। घर से निकल रहे थे तो बाबूजी बोला जुबान पे नियंत्रण रखना, संयम रखना। कबीर ने बोला ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को अच्छा लगे। क्या बात है। तो यही सब सुन पढ़ के, और जो भी व्यक्तित्व बना, आदमी बना हूँ। आई नो हम सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे, आपका बॉलीवुड हंगामा पे, पता नहीं कितने दर्शकों को ये बातें कितनी अच्छी लगें, कैसी लगें, पर क्या करें, अब सूरज ना चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है। आपके इंटरव्यूज़ बहुत पसंद किए जाते हैं बॉलीवुड हंगामा पे, और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये भी लोग बहुत पसंद करेंगे। के का एक गाना है शेर दिल में, गुलजार साहब ने लिखा है। दुखद घटना घटी है भी हम लोगों के साथ में, बहुत ही अच्छे इंसान थे। अपेरेंटली आप मिल नहीं पाए उनसे, आपका बड़ा अरमान था मिलने का उनसे। चूँकि अभिनेता रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग में नहीं जाते हैं, या मैं कहीं व्यस्त था। मैंने तस्वीर देखी थी, मैं सोचा था देख के कि जब स्क्रीनिंग होगी सर आएंगे के सर तो मिलूंगा, क्योंकि मैं खुद उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और वो नहीं हो पाएगा। तो जीवन में ऐसी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, और नियति और हम सबका जीवन इतना क्षणभंगुर है, किस पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए भी लगता है कि नहीं भाई, जितना प्रेम हो सकता है एक दूसरे से बांट लो। मैं हमेशा माफ़ी मांगने और माफ़ करने के मूड में रहता हूँ। मैं कभी भी किसी से किसी गलती पे माफ़ी मांग सकता हूँ, वो चाहे हायरार्की में या उम्र में मेरे से छोटा भी क्यों ना हो। क्या बात है। और कभी भी किसी को माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि पता है यार ये सब हिसाब यहीं कर लो, कुछ लेके नहीं जाना है। क्या बात है, क्या बात है। दैट्स फैसिनेटिंग। ना एक आखिरी सवाल है पंकज भाई, कि जैसे अगर हम सिर्फ 2 किरदारों की बात करें, जैसे मिर्ज़ापुर 3 और क्रिमिनल जस्टिस, दोनों किरदार आपके बहुत बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और मकबूल तो खैर मिर्ज़ापुर 3 में हैं भी। और तो उसमें दोनों किरदार बहुत पॉपुलर हैं, और उसमें उनकी बड़ी पिक्यूलियरिटीज़ हैं जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं दोनों की। और उसमें ये है कि वो इतनी चर्चित हैं, इतने मीम्स उसके ऊपर बनते हैं कि दैट ये एक मुझे लगता है कभी केस स्टडी होना चाहिए उसके बारे में। आपका जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, यू नो, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो एक लेवल ऑफ लिविंग दोज मोमेंट, ताकि लोग भी उसको एंजॉय कर सकें। बहुत सा काम आप कर भी रहे हैं, तो वो आपने कहा जैसे फटीग फैक्टर कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रही, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यार ये जो दोनों किरदार हैं इनको मुझे इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है एक्टिंग, जब मैं उनको परफॉर्म कर रहा हूँ। आई नीड टू इंजॉय देम, बिकॉज देन ओनली पीपल विल रिलेट टू देम द वे दे हैव बीन डूइंग इन द पास्ट। जी, कालीन भैया बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। माधव मिश्रा बहुत पावरलेस व्यक्ति है। जब वो वकील भी हंसते हैं उस पर कोर्ट रूम में, कह रही वो एफिडेविट करने वाला छोटा मोटा वकील है। वैसे ही शेरदिल का गंगाराम पावरलेस व्यक्ति है, कि उसके प्रेजेंस को महसूस करना मुश्किल है, अननोटिसेबल है। वो किसी महफिल में आ जाए गंगाराम तो कोई नोटिस भी ना करे। तो जब एक अभिनेता, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्रोसेस को एंजॉय करना। अगर प्रोसेस बोरिंग हो जाए ना, मेरे लिए परिणाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि फिल्म ने क्या किया, ओटीटी ने कितना किया। मेरे लिए प्राइमरीली प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, फिल्मिंग का।
उसकी मेकिंग का, उसके रीडिंग का, कॉस्ट्यूम ट्रायल का, सोचने का कि यार इस कैरेक्टर को उस सीन में ऐसा कुछ करते हैं, ये बनाते हैं। कल ही एक सीन कर रहे थे तो मैं वो मुझे खैर वो तो मुझे ना प्रोसेस नॉट मुझे, मैं सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर अभिनेताओं को प्रोसेस ही बहुत मज़ा देता है, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक्टिंग का, सीन का हम करते हैं करते हुए। क्या बात है। ऑडियंस करती है वो उसके बाद करती है। तो हिंदी में एक शब्द है रस उत्पत्ति, रस का उत्पन्न होना, दूसरा शब्द है रसास्वादन, रसापान जिसको कि उसको स्वाद लेना। तो ऑडियंस जो है वो रसास्वाद करती है, उस इमोशन का स्वाद लेती है, मज़ा लेती है, कोई भी इमोशन हो। और हमारा काम है उस रस को उत्पत्ति करना, ताकि हम सर्व कर पाएँ उस रस को आप तक। रस मीन्स इमोशन, ये नाट्यशास्त्र के रस की बात कर रहा हूँ। तो वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत मज़ेदार होता है जब हम बना रहे होते हैं। उसमें एक्सपीरियंस, उसमें इमेजिनेशन, उसमें स्क्रिप्ट की गाइडेंस, उसमें डायरेक्टर की गाइडेंस, उसमें कॉस्ट्यूम वाले की मदद, क्या कॉस्ट्यूम पहनाया है, कैसा पहनाया है। तो हमेशा मुझे लगता है कि आर्ट एक बहुत ही कलेक्टिव काम है, जिसमें सिर्फ अभिनेता नहीं होता है। राइटर, डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम, एडिटिंग, साउंड, विजुअल, कैमरा, इतने लोग मिल के तो वो प्रोसेस को मैं एंजॉय करता हूँ। और शायद यही कारण है कि ऑडियंस भी, क्योंकि मैं ट्रू होता हूँ, मैं शूटिंग करते हुए ना पानी पीना भूल जाता हूँ। क्या बात, मुझे डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्या बात है। मैं घड़ी नहीं देखता हूँ कि मेरा पैकअप कब होने निकलना है, कि हाँ जिस दिन काम हो, किसी कोई कमिटमेंट है टाइम का, तो फिर आपको तो मैं उसका थोड़ा ट्राई करता हूँ कि नहीं यार वहाँ पहुँच जाऊँ समय से, मुंबई का ट्रैफिक है। वरना मैं जब परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मेरे लिए एक्शन और कट के बीच का जो टाइम होता है ना फरीदुन भाई, वो मेडिटेशन है, वो आनंद है। क्या बात। और वो सिर्फ मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मेरा कैमरामैन, मेरा डायरेक्टर भी नहीं कर सकता है। क्या बात है। क्योंकि बतौर एक्टर जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना वो मेरी बॉडी है, इसी को ट्यून करना है, इसी से परफॉर्म करना है। इधर के तार थोड़े हिल जाए ना, दिल, हृदय के तार दिल के, बॉडी और ब्रेन का सिंक खराब हो जाए ना, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी भी अभिनेता के लिए, नॉट मेरे लिए। नहीं, ये आई एम श्योर दैट ये जितने भी सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक ये बहुत फैसिनेटिंग आप बातें इनके लिए कह रहे हैं। एक और आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है पंकज भाई, जैसे मैंने आपसे अबू धाबी में मैंने पूछा था आपसे कि मिर्ज़ापुर 3 के बारे में बात करते करते आपका गर्दन आपकी हो गई थी, तो वो कितने मीम्स बने उसके ऊपर। बहुत बार हमने ये देखा है पंकज भाई कि बहुत से ऐसे स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं कि उनका कोई तकिया कलाम या कोई उनकी मखसूस चीज़ जो है वो अगर जब कामयाब हो जाती है तो वो उसको रिपीटेडली उसको यूज़ करते हैं। जी, आपको कभी एक टेम्पटेशन होता है कि यार कहीं मैं इसको कहीं अगर मैं मोमेंट मैंने कर दिया उसको 50 लाख उसके वो आ जाएंगे, मैं टेम्पटेशन होता है आपको? नहीं, मैं चाहता हूँ न करूँ उसको। क्या बात। मैं उसको अवॉइड करूँ कि यार ये बहुत लोग पॉपुलर हो चुकी है तो इसको छोड़ो, इसको। अब कई बार मुझे इन दिनों लोग करवाते हैं कह के कि वो करो। मुझे लगता है कि यार मैं एक किरदार में कर चुका हूँ, वो करता हूँ और बहुत पॉपुलर है, उसको क्यों करना। लेकिन बतौर एक्टर हम लेबरर भी हैं, हम पेड लेबरर हैं, हमें एक हायर किया गया है कि मैं जो चाहूँगा वो तुम करोगे, तो मैं डायरेक्टर से कैसे आर्ग्यू करूँगा। तो कई बार मैं कर भी देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ, अगर मेरी राय लें तो मैं नहीं करना चाहूँगा कि नहीं छोड़ दो, मत करवाओ। कहीं कहीं इंसिस्ट करता हूँ कि रहने दो ना यार, उससे बढ़िया कुछ कर लेते हैं। हम खोजते हैं ना, एक्सप्लोर करते हैं, और भी कुछ मिल जाएगी चीज़। बट वो कई हमारे कैरेक्टर्स के बिहेवियर हमारे आचरण में आ जाते हैं, और कई बार जाने अनजाने भी हो जाते हैं। तो कई किरदार में या फिल्म में मैं ना चाहते हुए भी उसको रिपीट कर दिया होऊंगा, मैं भी अवेयर नहीं होऊंगा। क्योंकि बोला ना, एक्शन और कट के बीच का क्षण है मेडिटेशन, उसमें बहुत ज़्यादा एहसास हमें नहीं होता है कि हम कैसा और क्या कर रहे हैं। ये मालूम है कि इस लाइट को लेनी है, इसको एक्टर का क्यों लेना है, लुक मेरा ये है, बावजूद उसके वो क्षण में हमें एहसास नहीं होता, और कुछ चीज़ अपने आप भी रिपीट हो सकती है। पंकज भाई, हम लोग ये इंटरव्यू एंड करेंगे एक रैपिड फायर आपके साथ में। आप अक्सर करते हो, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ क्योंकि मुझे इंस्टेंट, इतना प्रवचन करने वाला आदमी इंस्टेंट आंसर कैसे देगा। बट आपका जो हमने रैपिड फायर ऑफिस में किया था जी, उस पर आपको कमेंट्स पढ़ने चाहिए। 1.5 मिलियन 2 मिलियन व्यूज हैं उसके। तो रैपिड फायर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अच्छा इंस्टेंट, आप अपने मर्जी से आप जैसे आप अपने पेस पे ट्राई करूंगा, आप अपने पेस पे करिए। रैपिड फायर विद पंकज त्रिपाठी। गंगाराम की कोई ऐसी खास बात जो आपको बहुत अपील करी जिसने? उसकी इनोसेंस और उसकी चतुराई।
रिलेटेबल लगा आपको एट सम स्टेज? यस यस ऑफ कोर्स, क्योंकि नेचर की कीमत मैं भी पहले नहीं जानता था और गंगाराम भी पहले नहीं जानता है कहानी में। अगर बॉलीवुड में सरपंच का चुनाव हो तो आप किसको वोट देंगे? सरपंच सरपंच का चुनाव हो तो उम्मीदवार कौन कौन खड़े होंगे इस पे डिपेंड होता है किसको वोट देंगे। सरपंच के चुनाव में तो मैं निर्विरोध जीत जाऊंगा। मैं खड़ा हूं तो इसको बना दो सरपंच, बहुत बोलता है, यही बातें करेगा। नहीं, हमारी संस्था है सिंटा एक्टर्स की, और उसमें है बहुत लोग, अमित बहल जी हैं शायद अभी उसके कुछ, तो और अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ चुनाव हो तो अभी तो मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया सीनियर व्यक्ति बच्चन साहब ही हैं, राइट, तो उन्हीं को सरपंच बनाया जाएगा। मैं पिछले दिनों मिला था और मिल के बात किया, तो और मुझे लगा कि अच्छा, मैं ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे पहली बार मिल रहे थे। अच्छा, हाँ, पर जैसे सर ने मेरे से बात किया तो मुझे लगा कि मैं अपने इलाहाबाद के किसी पुराने परिचित व्यक्ति से मिल रहा हूँ। राइट, एक सेकंड में कनेक्ट हो गए हम दोनों। नहीं वो खैर उनका भी ये आर्टिस्ट की कदर करते हैं बहुत ज़्यादा, दैट इज समथिंग व्हिच इज ओके। आप भी किसान रह चुके हैं, क्या गंगाराम जैसी समस्या का सामना आपको भी कभी करना पड़ा है? नहीं नहीं, चूंकि हमारा बहुत फर्टाइल इलाका है, पानी वानी की बहुत किल्लत वहाँ नहीं है, तराई में है, तो हमें, हाँ, हमारी फार्म नुकसान ज़रूर हुआ है। सरसों गेहूं के खेत रेडी थे, ओले पड़ गए, पूरे खेत समाप्त, ये हुआ है। लेकिन हाँ, बाकी गंगाराम टाइप का क्राइसिस नहीं हुआ है। जंगल में शूटिंग करने का सबसे बड़ा चैलेंज? आपको सनलाइट के अकॉर्डिंग शूट करना पड़ता है, सुबह की लाइट, दोपहर की, क्योंकि वहाँ लाइटिंग होगी नहीं। तो जो सन का को हम फॉलो करते हैं, तो वहाँ बोलते हैं देयर इज सो मेनी स्टार्स बट ओनली वन सन। क्या बात है, तो उसको फॉलो करो, कोई स्टार नहीं है, वही सन है। कुछ इस किरदार के बारे में कुछ ऐसी बात जो कि आपको हमेशा याद रहेगी? उसका अपनी कम्युनिटी, अपने गांव के प्रति समर्पण। Amazing, okay. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई एक ऐसी बात जो आप बदलना चाहते हैं? देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक वो बात कि कई बार ना हम कई चीज़ों को बहुत स्पष्ट और साफ रूप से नहीं बोलते। जैसे कि बताऊं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो अब वो इंडस्ट्री की तरफ से नहीं है, बहुत भ्रम है सोशल मीडिया पे और बाहर। और मैं हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, जितनी प्रतियोगिता दूसरे फील्ड में होती है उतनी ही खैर लंबा हो जाएगा। मैं नहीं, कुछ नहीं है कि मेरे जैसे व्यक्ति की यात्रा बताती है कि मैं आया और तमाम मुश्किलात, यस, चुनौतियां बहुत है, मुश्किल बहुत है, प्रतियोगिता बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है लोगों में, बावजूद उसके पंकज त्रिपाठी अभिनेता बना और लोगों ने स्वीकारा, और मैं कहानियां कर रहा हूँ और अपने शर्तों पे करता हूँ मैं। और मैंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में विनम्रता पूर्वक मना की है कि नहीं, मुझे एक्साइट नहीं कर रहा है ये, और सामने वालों ने स्वीकारा है। बट यस, अगेन, कई बार इस इंडस्ट्री के बारे में ये बदलना चाहूँगा कि ये आप बहुत जल्दी मूल्य तय कर लेते हैं कलाकारों का। मूल्य मत तय करिए, समझो, मतलब प्रयास करें कि हम सबको सामान्य मौके मिले, जो कि अगेन एक इंडस्ट्री हो, व्यवसाय हो, तो ये बात कहना मुश्किल है कि सबको सामान्य मौके मिलेंगे, क्योंकि व्यवसाय है, कहाँ मौके सामान्य मिलेंगे। हाँ, कोई चाहेगा कि मेरा दुकान ज़्यादा चले, बट यस, कई बार मेरे जैसे टैलेंट को बहुत साल लगते हैं आने में, और मेरे से टैलेंटेड लोग अभी भी कतार में होंगे और अपने अपने स्पेस ढूंढ रहे होंगे। पर अगेन उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, ये रैपिड फायर में लंबा हो गया। नो प्रॉब्लम। कोई भी लेखक या कवि जो आपको लगता है कि शेर दिल है? लेखक कवि, ओहो, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन थे शेर दिल, कवि थे बहुत सारे। केदारनाथ सिंह एक कवि हैं, मेरे प्रिय कवि हैं। वो बहुत सारे लेखक और कवि होना ही शेरदिल होने का काम है दोस्त, क्योंकि आप समाज पे, सिस्टम पे आप व्यंग करते हो, आप स्वयं पे व्यंग करते हो। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो शायर जो है वो तो अपनी भी बखिया उघेड़ता है, दूसरों की तो उघेड़ता ही है। मैं आपको एक लाइन और कितनी मोहब्बत चाहिए फराज। क्या बात, मुझे आइफा के माँ ने बच्चों के नाम। हाँ, तो वही है। हाँ, बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। मैंने एक कोई लाइन आपकी मैंने पढ़ी थी किसी इंटरव्यू में कि दैट मुझे मुझे ध्यान में आ रहा है, उसका जो सार है वो ये था कि जब गांव में सड़क आई तो तब तक सड़क जो है वो ये उस समय उस इंटरव्यू में मुझे याद नहीं था। तो मैंने एक कवि हैं पिथौरा करके, उनका नाम है महेश चंद्र पुनेठा जी, उनकी कविता है सड़क तुम अब आई हो गाँव। वो पहाड़ी कवि हैं, पहाड़ों पर रहते हैं।
सड़क तुम अब आई हो गाँव जब सारा गाँव शहर जा चुका है। क्या बात। विस्थापन की कविता है, डिस्प्लेसमेंट की, माइग्रेशन की, जब नौकरी रोजगार के लिए गांव का गांव खाली हो जाता है शहरों की तरफ। वो पहाड़ों में रहते हैं महेश चंद्र पुनेठा जी, और बहुत सुंदर वहाँ बच्चों के लिए वो गांव में लाइब्रेरी चलाते हैं और वहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए काम करते हैं। मैं बाद में मेरी उनसे बात भी हुई, मैं उनके संपर्क में हूँ। ग्रेट, बहुत अच्छी लाइन इनफैक्ट। आपका मैसेज उन सब फैंस के लिए जो कि मिर्ज़ापुर 3 का इंतजार कर रहे हैं। इंतज़ार करें, अच्छा इंटरेस्टिंग है, मैं भी पढ़ने वाला हूँ 1 हफ्ते में, और मज़ा आना चाहिए, आएगा। मेरी गुरमीत से अभी मेरी बात हुई थी एंड वो भी बहुत एक्साइटेड। 25 जून से आप लोग स्टार्ट जी 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 शूटिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जून। ओके, आई एम अ बिग फैन ऑफ नीरज काबी। यस। अच्छा, ये आप बड़ा मुश्किल में फंसाओगे इसमें आप मुझे आगे, मैं समझ गया हूँ अभी। चलो, के ने इस फिल्म में गाना गाया, आई थिंक संगीत तो शांतनु मोहित्रा का है। शांतनु मोहित्रा का जंगल पानी। उनका कौन सा गाना आपका पर्सनल फेवरेट है? चप्पा, वो गुलजार साहब का ही पहला चप्पा सॉन्ग। चप्पा चप्पा, नहीं वो चप्पा चप्पा नहीं था, छोड़ा है हम वो गलियां। माचिस का। वो बहुत पसंद है मुझे, उस वक्त बहुत सुनते थे हम लोग। राइट राइट राइट। वो तड़प तड़प के हम दिल दे चुके सनम का। करेक्ट। हम दिल दे चुके सनम में आया था तो मैं उस समय, मुझे याद है, मैं जापान गया था थिएटर करने और वहाँ से एक वॉकी टॉकी लाया था और उसमें पहला कनॉट प्लेस से वही कैसेट खरीदा और खूब सुनता था। पंकज भाई, एज ऑलवेज बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करने के लिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और जिस तरीके से आपने अपने आई थिंक थॉट्स को शेयर किया है, बहुत ही यूनिक है। एंड आई जेन्युइनली होप कि आप जल्द कोई किताब लिखें, बिकॉज आपके जो थॉट्स हैं वो कुलबुला रहे हैं। नहीं, मैं फरीदुन भाई, आई जेन्युइनली फील दैट यू शुड राइट अ बुक वेरी सून। शुक्रिया आपका, हमने दोनों ने समय निकाला। मैं एक चीज़ और इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को, मैं न चाहते हुए भी आजकल ऐसी गंभीर बातें करने लगता हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ अगर आपको लगे कि मेरी बातों में ज़्यादा ज्ञान है। नहीं है, ये अनुभव ज़्यादा होता है ग्लास से तो थोड़ा छलक ही जाता है, तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, और इसके पीछे का पर्पस यही होता है कि मुझे लगता है कि हमारी बातें, क्या पता कहीं किसी मुश्किल में पड़े बच्चे को हौसला दे दें। क्या बात, इसलिए ऐसी बातें कर लेता हूँ। बाकी तो फिल्म वाले होने के नाते हमारा काम सिर्फ प्रचार प्रसार चमक दमक ही है, बट अगर अनुभव है और हमारी बातें किसी बच्चे के काम आ जाए तो इससे बढ़ के क्या होगा। क्या बात है, आई मीन दैट्स फैसिनेटिंग। सो पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर शेरदिल और आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉर्डर हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग। कितना बढ़िया सम अप करते हैं ये परफॉर्मेंस है। नमस्ते, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।